हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले तो आप लोग हमें कमेंट करके यह बता दीजिए कि आप लोगों का मैथ का एग्जामिनेशन कैसा गया। जितना भी क्वेश्चन आपको हम बताए थे लगभग वहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है आपका सांख्यिकी और प्रायिकता से। और जितना भी वायरल क्वेश्चन आपको हम बताए थे पैटर्न सेम है, जो पैटर्न आपको हम बताए थे वही पैटर्न है, उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया और वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब जो हम लोग तैयारी करेंगे वह करेंगे नॉन हिंदी के लिए, ठीक है ना। जिसका कोई नहीं है उसका हम है ना। आप टेंशन मत लीजिए, नॉन हिंदी के लिए हम है, हम आपको तैयारी कराएंगे। जिस प्रकार से आपको मैथिली का तैयारी करा के दिए थे और आप सभी लोग कमेंट किए थे कि सर पूरा का पूरा मिल गया, 90 प्लस ही आएगा, उसी प्रकार से गारंटी और चैलेंज है मेरा कि यदि आप पूरा वीडियो को वॉच करते हैं ना मेरा नॉन हिंदी का, तो अगेन आप जो कल एग्जाम देने जाएंगे तो 90 प्लस का आप दावा करेंगे यहीं पे आके, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है नॉन हिंदी से सब्जेक्टिव में वह क्या है। पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि ईद के दिन अमीना उदास क्यों थी। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यह क्वेश्चन जो है यह बहुत ही ज्यादा भी आया है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। तो चलिए देखते हैं कि ईद के दिन अमीना उदास आखिर क्यों थी। क्वेश्चन का तो दोस्तों पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि ईद के दिन अमीना उदास क्यों थी। ईद के दिन अमीना जो है वह उदास क्यों थी, तो आप हमें बताइए कि ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। क्योंकि ईदगाह कहानी जो है वह तो आप भी पढ़े हैं। चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं कि ईद के दिन अमीना जो है आखिर उदास क्यों थी। तो देखिए यहाँ पे आंसर कर रहा है कि अमीना जो है वह एक गरीब महिला है। 1 साल पहले उनका बेटा बहू दोनों चल बसे थे। उसका सहारा उसका पोता था बेचारा हामिद, जो केवल 3 से 4 साल का है। आगे कर रहा है कि साल भर का त्योहार है, ईद के दिन उसके घर में अन्न का एक दाना नहीं था। 3 कोस दूर हामिद जो है वह चलेगा कैसे। ईदगाह के मेले में जाने के लिए भी उसके पास बच्चे को देने के लिए पैसा भी नहीं था। ऐसे ही तसल्ली के कारण अमीना जो है वह ईद के दिन उदास थी। तो सिंपल में आप ऐसे समझ लीजिए कि अमीना जो है वह ईद के दिन उदास क्यों थी। तो अमीना ईद के दिन उदास इसलिए थी क्योंकि उसके घर में जो है ना खाने के लिए एक दाने का भी पैसा नहीं था। उसका जो बेटा है वह पिछले ही साल डेथ कर गया था और उनकी बहू जो है वह भी न जाने क्यों दुबली होती होती मर गई थी। इन सब बातों के लेके जो है वह ईद के दिन उदास थी। अगला जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर। और देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि मेले में जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है। क्वेश्चन है कि मेले में जाने से पहले हामिद जो है वह दादी से क्या कहता है। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए कह रहा है कि मेले में जाने से पहले अमीना जो है डर रही थी कि नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे, कहीं खो जाए तो क्या होगा। इसलिए हामिद अपनी दादी अमीना को दिलासा देता है और वह आके कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, तुम बिल्कुल भी ना डरना। देखिए यहाँ पे गलत हो गया, यह हो जाएगा कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना, ये कहता है। ठीक है, तो आप क्या याद रखेंगे कि मेले में जाने से पहले हामिद जो है अपने दादी से क्या कहता है। तो मेले में जाने से पहले हामिद अपने दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर है कि हामिद कितने साल का है, वह कहाँ सोता है। क्वेश्चन है कि हामिद जो है वह कितने साल का है और वह कहाँ सोता है। तो देखिए हामिद जो है वह 4 से 5 साल का है और वह अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। याद रहेगा आपको कि हामिद 4 से 5 साल का है, वह अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि कर्मवीर की पहचान क्या है। इसका आंसर आप सभी दे सकते हैं। हम जानते हैं कि जितने भी बच्चे हैं सबका रटा हुआ है इसका आंसर। तो बताइए आप हमें कि कर्मवीर की पहचान क्या है। फटाक से एक बार बताइए तो कि कर्मवीर की पहचान क्या है। हम बतावे तो इसके लिए आपको जो है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और आप हमें बताइए कि आप क्या चाह रहे हैं कि कल के एग्जाम में, कल के नॉन हिंदी के एग्जाम में आपका कितना परसेंट आना चाहिए। मिनिमम 90% तो कम से कम आना चाहिए या नहीं। यदि हाँ तो एक बार यस सर कमेंट कीजिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कर्मवीर की पहचान क्या है। क्वेश्चन है देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि सच्चे कर्मवीर साहसी और परिश्रमी होते हैं। वह विघ्न और बाधाओं से डरते नहीं हैं। कठिन से कठिन कार्य को भी वह हंसते हंसते पूरा कर लेते हैं। बड़े बड़े संकट भी उसे अपने काम से नहीं बचा सकते। वह जिस काम को आरंभ करता है उसे समाप्त करके ही दम लेता है। वह किसी काम को बीच में अधूरा नहीं छोड़ता। यही है कर्मवीर की पहचान। तो कर्मवीर की पहचान क्या है। तो कर्मवीर जो होते हैं वह साहसी और परिश्रमी होते हैं। वह बाधा और विघ्न से डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। चाहे कितना भी कठिन कार्य हो वह हंसते हंसते पूरा कर लेते हैं। बड़े से बड़े संकट भी उसे अपने काम से नहीं रोक सकते हैं। वह जिस काम को आरंभ करता है उसे समाप्त अवश्य करता है। यही तो कर्मवीर की पहचान है। याद रहेगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यानी 5वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कर्मवीर किसे कहते हैं। सबसे पहले आप हमें बताइए कि कर्मवीर किसे कहते किसे है, ठीक है ना। तो वह तो कर्मवीर
कर्मवीर का पहचान था। आप चाहे तो वह भी लिख सकते हैं आंसर में। तो कर्मवीर किसे कहते हैं, तो देखिए आंसर हो जाएगा कि जो विघ्न बाधाओं से डरता नहीं है। याद रखिएगा कि जो विघ्न और बाधाओं से डरता नहीं है, भाग्य का वर्णन नहीं करता, कठिन से कठिन कार्य को हंसते हंसते पूरा कर लेता है, उसे कर्मवीर कहा जाता है। आपको पहले ही बोले हैं कि इससे पहला वाला जो आप क्वेश्चन देखें कर्मवीर की पहचान क्या है, वह भी आंसर में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है कठिन से कठिन कार्य को हंसते हंसते पूरा कर लेता है, उसे कर्मवीर कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कर्मवीर कोड़ी से न कल्पना नहीं की, बल्कि कार्य को सरल बनाकर पूरा कर देते हैं। वह कार्य को अधूरा नहीं छोड़ता है, उसे समाप्त करके ही दम लेता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि हुंडरू का झरना कैसे बना। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि हुंडरू का झरना कैसे बना। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या हो जाएगा, हुंडरू का झरना कैसे बना। तो देखिए इसका आंसर है कि स्वर्ण रेखा जहाँ पहाड़ को पार करने की चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ाई होती है, वहाँ पानी की कई धाराएं होती है, और जब सभी धाराएं एक पहाड़ से नीचे गिरती है तो एक विचित्र दृश्य दिखता है, यही हुंडरू का झरना। कह रहा कि जब स्वर्ण रेखाएं जो है पहाड़ को पार करने की चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ाई करती है तो वहाँ पानी की कई धाराएं होती है, और जब सभी धाराएं एक पहाड़ से नीचे गिरती है तो इसी विचित्र दृश्य को हम लोग हुंडरू का झरना कहते हैं। हुंडरू का झरना कितना फीट ऊंचा है, तो याद रखिएगा कि हुंडरू का जो झरना है वह 243 फीट है। कितना है, 243 फीट। यह आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है। आगे है कि उजला पानी ऐसा अनोखा होता है कि पानी का चक्कर और भंवर में फिश का पत्थर का सफेद टुकड़े गिर रहे हैं। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है, 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है मेरे भाई, 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे कह रहा है कि स्वयं झरने से भी आगे का सुंदर दृश्य होता है। कह रहा है कि स्वयं झरने से भी आगे का सुंदर दृश्य होता है, झरने से आगे का दृश्य और उस दृश्य की सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में करिए। आगे तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि हुंडरू झरने से भी सबसे ज्यादा खूबसूरत घटना घटती है। कह रहा है कि हुंडरू झरने से भी सबसे ज्यादा खूबसूरत घटना घटती है, उसके आगे का दृश्य जो है आगे की घाटी है। आगे कह रहा है कि फांस के बीच साम्य नदी मानो समुद्र का पारा हो, नदी के उलट गिरद पित्र का अनवर, उस पर नजर चारों ओर सुंदरता ही दिखाई देती है। संपूर्ण दृश्य प्राकृतिक है, जैसा कि स्वर्ग सुख देने वाला हुंडरू के झरने से आगे का दृश्य है। तो यह जो जितना भी क्वेश्चन आप देखें यह सभी आपके जो है ना कल होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा भी है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, इसे आप नोट कर लीजिएगा अवश्य। या नहीं तो नोट करने का तो समय है नहीं, तो एक बार देखिए बढ़िया से देख लीजिए, याद कर लीजिए, सुन के पढ़ के जाइएगा। ठीक है।